माय डियर ऑफिसर्स, आपके परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। इस परीक्षा के घड़ी में मैथ के टोटल फॉर्मूला का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्राकृत संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो एक से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या होते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो 1 होती है और प्राकृत संख्या से को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। कभी भी आपको कह देगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो आपको लेना है 0, 1, 2, 3, 4 तक लेना है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 लेना है। ठीक है, तो 0 से लेकर गिनती की जितनी भी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो आपका 0 है और पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर, इसीलिए हम लोग इसे कैपिटल W से सूचित करते हैं। इसके बाद बात आती है पूर्णांक की। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? तो धनात्मक संख्या, जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 ये सब संख्या होती है धनात्मक संख्या होती है, और -1, -2, -3, -4 ये सब ऋणात्मक संख्या होती है। और शून्य के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। यानी पूर्णांक में आपका धनात्मक संख्या भी रहेगा, ऋणात्मक संख्या भी रहेगा और शून्य भी रहेगा। पूर्णांक को हम लोग किससे सूचित करते हैं? या तो I से सूचित करते हैं या फिर Z से सूचित करते हैं। पूर्णांक को किससे सूचित करते हैं? I या Z से। जैसे धनात्मक पूर्णांक मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, ऋणात्मक पूर्णांक मैंने लिखा है -1, -2, -3। शून्य के बारे में कहा जाए शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, इस चीज को याद रखिएगा। शून्य ओ ऋणात्मक संख्या है और ओ धनात्मक संख्या है। यहाँ पे शून्य के बारे में मैंने लिख दिया है। चलिए इसके बाद देखिए, ये थ्योरी जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको जानना भी जरूरी है हमारे लिए। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं सम संख्या के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी वैसी संख्या जिसको 2 से अगर भाग दे तो वो पूरा पूरा कट जाए, तो वो आपका कहलाता है सम संख्या। और सम संख्या स्टार्ट कहां से होगा? तो 2, 4, 6, 8, 10। कभी कभी एग्जाम में पूछ देती है कि प्रथम 5 सम संख्या, तो प्रथम 5 संख्या सम संख्या क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, यानी 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा सम संख्या। उसी तरह से विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? उसी तरह से जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे सम संख्या कहेंगे हम लोग। ठीक है, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए ना, 1, 3, 5, 7, 9 है, तो 9 बताइए 2 से पूरा पूरा कटेगा क्या? 7 पूरा पूरा कटेगा क्या? यानी इसमें शेष कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो जिसमें शेषफल 0 हो जाए ना, वो आपका कहलाती है सम संख्या। ठीक है, और जिसमें शेषफल 0 नहीं बचे उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अब बात आती है भाज्य संख्या। तो देखिए, भाज्य संख्या को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि भाज्य संख्या को ही हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या, और यौगिक संख्या और इसे ही कहा जाता है संयुक्त संख्या। तो कभी आपको एग्जाम में भाज्य नहीं दे के यौगिक संख्या भी दे सकती है या संयुक्त संख्या भी दे सकती है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो। जैसे आप देखिए यहाँ पे है 4, 6, 8, 10। तो 10 देखिए, तो 10 1 और 10 से तो कटेगा ही, इसके अलावा देखिए 10 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा कि नहीं? तो ये वैसी संख्या जो एक और स्वयं से तो कटेगा ही, इसके अलावा और किसी से कट जाए तो वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या ये आपका हो गया। तो या फिर इसको ऐसे याद रखिएगा, जिन संख्याओं का 2 से अधिक फैक्टर हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है उस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है, याद रखिएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, या सबसे छोटी यौगिक संख्या 4, सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होगा? 4 होगा। अब बात है अभाज्य संख्या के बारे में। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कटे, यानी कि जैसे 7 है, 7 में बताइए 1 और 7 के अलावा और किसी से भाग लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करता है, 1 कह देता है अभाज्य संख्या, गलत है ये। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है आपका? 2 है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको याद रखना है 2 है, और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है। देखो ना, 2 सम है,
3 विषम, 5 विषम, 7 विषम, आगे आने वाला 11, 13, 17, 19 ये सभी क्या होगा? विषम होगा। तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम है और इसके अलावा जितना भी अभाज्य संख्या होता है सभी क्या होता है? विषम होता है। तो क्वेश्चन अगर पूछ दे कि सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, यानी कितना संख्या ऐसा है जो कि सम अभाज्य हो, तो केवल एक, वो भी कौन है? 2 है। या आपसे पूछ दिया जाए कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी 2 संख्याएं जिसमें कॉमन 1 हो, याद रखिएगा। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी 2 संख्या, जैसे मान लीजिए 6 और 7 है, इन दोनों में कॉमन अगर 1 है तो ये दोनों संख्या क्या कहलाएगा? आपका सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? तो याद रखिएगा सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अब बात आती है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपको ट्रिक बताए थे ना, परिमेय संख्या जो संख्या मान लीजिए कि रूट के अंदर है और इसको सॉल्व करने के बाद रूट से बाहर निकल जाए तो वो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या रूट से क्या होता है? बाहर होता है। यानी उसको सॉल्व कीजिएगा आप और सॉल्व करके देखिएगा कि अगर रूट से पूरी तरह से बाहर निकल गया तो वो आपका कहलाएगा परिमेय संख्या। जो संख्या रूट से पूरी तरह से बाहर निकल जाए वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। तो आपको पहले सॉल्व करना है, इसके बाद आंसर देना है। ठीक है, और परिमेय संख्या याद रखिएगा धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, और शून्य आपका पूर्णांक तो है ही, साथ ही साथ आपका परिमेय संख्या भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपरिमेय संख्या आते हैं। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? तो याद रखिएगा कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर ही रह जाए, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ था, इसे आप सॉल्व किए फिर भी ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि रूट 15 है, 15 का आप कितनों खंडन कीजिएगा तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाव, गुणनफल मतलब गुना, भागफल मतलब भाग, यानी कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये सभी क्या का होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि एक परिमेय एक अपरिमेय लेके जोड़िएगा तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। परिमेय अपरिमेय लेके घटाइएगा तो भी ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। गुना कीजिएगा तो भी अपरिमेय, भाग कीजिएगा तो भी अपरिमेय कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? चलिए इसके बाद हम लोग सीखते हैं वास्तविक संख्या। इसके बाद हम लोग सीखते हैं वास्तविक संख्या। तो देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? सिंपल सा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, यानी परिमेय अपरिमेय टोटल को शामिल कर दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका वास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, हाँ, किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर रूट रहे तो वो आपका कहलाता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को ही आप लोग काल्पनिक नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन ये जरूर सुनेंगे, वास्तविक नहीं। जो संख्या वास्तविक नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे ये सब देखिए, ऋणात्मक संख्या का जो वर्गमूल है, ऋणात्मक संख्या जो वर्गमूल है, ये सभी आपका क्या है? काल्पनिक संख्या, यानी ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, चलिए पाई के बारे में जान लेते थोड़ा बहुत। पाई देखिए किसे कहते हैं? तो वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। यानी कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं। जैसे वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr होता है, और वृत्त का व्यास क्या होता है? d होता है। और d को हम लोग तो 2r भी लिख सकते हैं कि नहीं? तो 2πr/2r हो गया, तो यहाँ 2 कट गया, r कट गया, तो बचा क्या? पाई ना। तो इसलिए याद रखिएगा वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को, वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? पाई से व्यक्त करते हैं। और पाई के बारे में याद रखिएगा, पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई में कुछ जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, भाग कर दे तो भी ये कैसी संख्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। पाई का मान आप क्या लेते हैं? 22/7 लेते हैं। पाई का मान क्या लेते हैं आप? 22/7 लेते हैं। तो पाई का जो 22/7 है ये निकटतम मान है। पाई का प्योरली मान नहीं है 22/7, बल्कि क्या है? पाई का निकटतम मान 22/7 है। तो आप 22/7 लेते हैं, या फिर पॉइंट में देखिएगा तो 3.14 लेते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए आगे। इसके बाद आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको ये फॉर्मूला जरूरत पड़ता है। तो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है,
इसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में याद रखिएगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक यदि है तो उसे BQ प्लस R के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के रूप में आप उसे लिख सकते हैं। अब ये चीज क्या कहना चाह रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए तो ये कहना क्या चाह रहा है, जो R का मान होगा, R मतलब शेषफल होता है, शेषफल का जो मान होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। यानी शेषफल का जो मान होता है वो या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है शेषफल का मान, यानी शेषफल का मान कभी भी निगेटिव नहीं होती है। और R छोटा किससे होता है, तो भाजक से छोटा होता है। R छोटा किससे होता है, भाजक से। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि शेषफल का जो मान होगा वो 0 के बराबर भी होगा या 0 से बड़ा होगा। शेषफल का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। छोटा किससे होगा, तो भाजक से छोटा होगा। मान लीजिए कि अगर 5 से किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, मान लो कि कोई संख्या आपके पास 17 है, अगर 5 से इसमें भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो आने वाला है ना, ये शेषफल जो आपके पास आने वाला है ये हमेशा इससे छोटा होगा, यानी ये B कहलाता है, ये R कहलाता है। तो R का मान जो होगा B से क्या होगा, छोटा होगा। ये इसका कहना है। तो ये कभी कभी एग्जाम में दे देती है चुनने के लिए, तो याद रखिएगा शेषफल का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा होगा। ठीक है, इसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज क्यों करते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आती है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज हम लोग करते हैं दो धनात्मक पूर्णांक का HCF निकालने में। दो धनात्मक पूर्णांक का क्या निकालने में, HCF निकालने में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करते हैं। यानी कि दो संख्या का HCF मतलब होता है मोसो ज्ञात करने में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जब आप लोग LCM HCF बनाते हैं तो उसमें ध्यान आपको रखना है इस चीज का कि HCF जो होती है ना, जब भी आप HCF निकालिएगा तो जो भी आपका अभाज्य गुणनखंड आएगा तो सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेना है और उसका सबसे छोटा घात लेना है। सर्वनिष्ठ मतलब आपके पास मान लीजिए दो संख्या था 12 और 18, तो इन दोनों में जो कॉमन संख्या आएगा वो संख्या लेना है। मान लीजिए 2 और 3 कॉमन आ गया और उसका आपको क्या करना है, छोटा वाला घात लेना है। कौन सा घात लेना है, छोटा वाला। यानी HCF निकालने में जो दोनों में कॉमन होगा उसको लेंगे और छोटा वाला घात लेंगे तो वो HCF होगा। और LCM में क्या करना है, सभी अभाज्य गुणनखंड, जितना भी अभाज्य गुणनखंड ने भाग लिया सभी का बड़ा वाला घात लेंगे। तो LCM में बड़ा वाला घात लिया जाता है, HCF में छोटा वाला घात लिया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या है, LCM में टोटल जितना अभाज्य गुणनखंड होता है सबको लिखकर बड़ा घात लेते हैं, लेकिन HCF में क्या करते हैं, जितना भी आपके पास संख्या हो उन दोनों में जो कॉमन होगा, जो दोनों में मिलेगा, उसी अभाज्य गुणनखंड को लिख करके उसका छोटा घात लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे याद रखिएगा कि दो संख्या का HCF और दो संख्या का LCM का गुणनफल जो होता है वो किसके बराबर होता है, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे देखिए दो संख्या है उसका HCF है, दो संख्या उसका LCM है, तो इन दोनों को जो गुणा करेंगे वो किसके बराबर आएगा, तो इन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। तो यहाँ गुणा किया हुआ है आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखिए अब दशमलव प्रसार की बात करते हैं। दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत होता है। तो याद रखिएगा जब नीचे वाले का, देखो यहाँ क्या लिखा है, यदि किसी परिमेय संख्या p/q के रूप में हो तो q का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, q का। q मतलब नीचे वाले का। जैसे मान लीजिए आपके पास है 17/18 है, तो आपको पहले खंडन किसका करना है, नीचे वाले का करना है। और नीचे वाले का खंडन करने के बाद यदि इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप का रहेगा 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का रहेगा, तब उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर कुछ और 5 पे पावर कुछ रहे तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अन्यथा उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, वो शांत होगा। केवल 2 पे पावर n या 5 पे पावर m के रूप का रहे, यानी 2 पे पावर कुछ रहे या 5 पे पावर कुछ रहे या दोनों रहे, इतना सा सिर्फ रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, वो शांत होगा। ये याद रखिएगा। आगे इसके बाद देखिए अगर किसी का दशमलव प्रसार आप इस तरह देखते हैं जैसे कि रिपीट करने वाला नहीं हो, जैसे देखो 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0, तो आप क्या देख रहे हैं, पहले 1 0 था फिर 0 0 हो गया फिर 0 0 हो गया, तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। और ऐसी संख्या कैसी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। तो जिसका दशमलव प्रसार देखिएगा कि इस टाइप का है उसको हम लोग कैसी संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो ये था चैप्टर 1 का पूरा थ्योरी। चलिए चैप्टर 2 पर चलते हैं हम लोग।
चलिए चैप्टर 2 में हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा सा। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, चैप्टर 2 है आपके पास बहुपद। बहुपद में हम लोग सीखेंगे क्या, सबसे पहले सीखते हैं बहुपद का घात किसको कहते हैं। तो कोई भी बहुपद हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2x³ - 3x² + 2x - 3 है, तो इसका जो हाईएस्ट घात होगा, हाईएस्ट देखो ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है ना, इसलिए इस बहुपद का घात कितना कहलाएगा, 3 कहलाएगा। तो किसी भी बहुपद का कहेगा घात चुनने के लिए इस बहुपद का घात कितना है, तो उसका आपको क्या देखना है, हाईएस्ट घात देखना है। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा घात हो, सबसे बड़ा कितना है, 3 है ना, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, हाँ एक बात इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये अध्ययन नहीं करते हैं आप लोग। अगर मान लीजिए कोई बहुपद 2 से अधिक मतलब 1 से अधिक चर में रहे, जैसे देखो इसमें x y z भी है, x y z है, x भी है, y भी है, z भी है, तब इसका घात कैसे निकालेंगे। तब इस कंडीशन में क्या करना है, सुनो यहाँ पे लिखे है मैंने कि यदि कोई बहुपद 1 से अधिक चर में हो, यानी x y z 3-4 चर हो जाए, तो चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त जो अधिकतम मान होगा ना, वही बहुपद का घात कहलाएगा। चर को जोड़ने के बाद, सबका पावर जोड़ने के बाद जो अधिकतम घात होगा, जैसे देखिए इस बहुपद का घात कितना होगा, तो इसका हाईएस्ट घात है 7, जो सॉरी हाईएस्ट नहीं है, इस पर घात है 7, और यहाँ पे देखो तो x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है और z पे पावर 4 है, तो टोटल जोड़ो तो 4 1 5 1 6 हो गया। तो इस पर टोटल पावर हो गया 6, इस पर टोटल पावर हो गया 7, इस पर देखिए टोटल पावर कितना है, तो 5 4 9 और 9 2 11, तो इस पे टोटल पावर कितना हो गया, 11 हो गया ना, तो हाईएस्ट घात कितना हो गया इसका, 11 हो गया ना, इसलिए इस बहुपद का घात कितना होगा, 11 होगा। तो 2 से अधिक चर में अगर रहेगा तो क्या करेगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबको जोड़ के जो हाईएस्ट घात रहेगा वो बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुपद के प्रकार, तो एक पदी बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे एक पद है तो एक पदी बहुपद हो गया। जिसमें 2 पद हो, जैसे देखिए 2x प्लस माइनस जो है पद को अलग करती है, यहाँ पे देखिए 2 पद है, यहाँ भी देखिए 2 पद है, द्विपदी हो गया। त्रिपदी मतलब जिसमें 3 पद हो, तो क्या बोले थे, प्लस माइनस अलग करते हैं पद को, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो इस तरह से 1 पद 2 पद और 3 पद हो गया। ठीक है, घातांक के अनुसार चलिए, तो देखिए रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। याद रखिएगा, जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे आपके पास है x + 1, इसका हाईएस्ट घात देखिए 1 है तो रैखिक हो गया, 1 है तो रैखिक हो गया, यहाँ भी 1 है तो 1 है तो रैखिक बहुपद हो गया। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b होता है, जहां पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए नहीं होना चाहिए कि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये रैखिक नहीं बचेगा। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 1 होती है। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। आगे द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद कहते हैं। और आपको बताए थे कि जिस बहुपद का हाईएस्ट घात जितना होगा उसका उतना शून्यक, अगर घात हाईएस्ट घात 1 है तो शून्यक भी 1 होगा, हाईएस्ट घात 2 है तो शून्यक भी 2 होगा, हाईएस्ट घात 3 है तो शून्यक की संख्या भी क्या होगा, 3 होगा। तो उसी तरह बताओ द्विघाती बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो 2 शून्यक होगा, हाईएस्ट घात 2 है तो 2 शून्यक होगा। ठीक है, तो अब द्विघाती बहुपद का हम लोग व्यापक रूप देख लेते हैं। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। हाईएस्ट घात देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है ना, तो ax² + bx + c होता है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, जहां पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जब द्विघाती बहुपद हाईएस्ट घात 2 है तो शून्यक भी इसका कितना होगा, तो शून्यकों का अधिकतम संख्या कितना होगा, 2 होगा। उसी तरह त्रिघाती बहुपद का शून्यकों की संख्या, जिसका घात अधिकतम घात 3 होगा उसे त्रिघाती कहेंगे, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप देख लीजिए, ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, जहां a का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका, द्विघाती बहुपद बचेगा ना। तो त्रिघाती होने के लिए अगर ये 0 हो जाए फिर भी त्रिघाती है, ये 0 हो जाए फिर भी त्रिघाती है, ये 0 हो जाए फिर भी त्रिघाती है, लेकिन ये अगर 0 हो गया तो देखो द्विघाती बचता है, इसीलिए यहाँ लिखते हैं a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जब ये त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 3 होगी। त्रिघाती बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। चलिए आगे इसके बाद अब बात आती है शून्य बहुपद। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक शून्य हो, जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे उसमें सिर्फ शून्य होगा, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने जो लिखा है, यहाँ पे देखो
0x³ माइनस 0x² प्लस 0x प्लस 0। अब इसको हल भी करेंगे तो टोटली मिला के क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा ना। तो इस तरह के बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद का अगर घात पूछेगा तो बोलिएगा अपरिभाषित है, शून्य बहुपद का कोई घात नहीं हो सकता है। मान लीजिए अगर 0 लिखा है, तुम x पे पावर 5 दे देगा तो हाईएस्ट घात 5 हुआ, तो आप कहिएगा कि सर घात 5 होगा इसका। लेकिन कोई स्टूडेंट कहेगा नहीं 6 भी तो हो सकता है, 100 भी तो हो सकता है, 160 भी तो हो सकता है। तो इसका हाईएस्ट घात यानी कि शून्य बहुपद का हाईएस्ट घात परिभाषित नहीं है। अगर एग्जाम में आ जाए कि शून्य बहुपद का घात कितना होता है, अधिकतम घात कितना होगा, तो आपको कहना है अनंत होगा। वो परिभाषित है, ये परिभाषित नहीं है कि कितना पावर होगा, अनंत होगा। अगला है ओचर बहुपद। ओचर बहुपद किससे कहते हैं, जिसमें कोई चर नहीं हो, यानी कि x और y z ये सब चर उसमें नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ओचर बहुपद। तो ओचर बहुपद जैसे देखें यहाँ पे, वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल कितना पद हो, एक पद हो, एवं वह ओचर राशि हो, यानी कि उसमें x y z कुछ भी नहीं हो, शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य आपका क्या था, शून्य बहुपद था। तो शून्य को छोड़कर उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओचर बहुपद कहते हैं। तो देखिए ना यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 2/3 है, -9 है, -5/3 है, इसमें x y z है नहीं है, तो ओचर बहुपद है। तो ओचर बहुपद में x y z नहीं रहता है। ओचर बहुपद का घात कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ओचर बहुपद का घात कितना होता है, तो याद रखिएगा शून्य होता है। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 के साथ कुछ नहीं, मान लो कि चर के रूप में x रहा होता है, तो इस पे पावर कितना है, 0 है। क्योंकि 5 है तो 5 को हम लोग 5 × 1 लिख सकते हैं। 5 × 1 तो 1 को हम लोग x पे पावर 0 डाल सकते हैं, नहीं कि किसी भी चीज पे पावर 0 रहता है तो वो 1 होता है। तो अगर इसका घात की बात करें तो घात कितना है आपका, 0 है। कितना घात है इसका, 0 है। तो ओचर बहुपद का घात कितना होता है, तो शून्य होता है, याद रखिएगा। चलिए अब बात आती है बहुपद के शून्य। तो बहुपद के शून्य किसे कहते हैं, तो चर का वैसा मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान किस में बदल जाए, शून्य में बदल जाए, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। जैसे देखो ना यहाँ पे x² + 5x - 6 है, तो x का क्या मान रखेंगे जो इसको सॉल्व करने के बाद 0 आएगा। तो देखो मैंने x के जगह पे 1 रख के देखा है, देखा ना। तो 1 जैसे यहाँ पे पुट किए तो देखो बहुपद का मान 0 आ गया ना। इसीलिए 1 जो है ये बहुपद का क्या कहलाएगा, आपका शून्यक कहलाएगा, ठीक ना। यानी कि बहुपद का जो शून्यक होता है उसे अगर बहुपद के मतलब x के जगह पर अगर मान पुट कर दे तो वो बहुपद के मान को किस में बदल देगा, शून्य में बदल देगा। तो बस इसमें याद क्या रखना, ये चीज याद रखना है। देखिएगा जरा सा, मैंने क्या लिखा है, किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या उस बहुपद के घात के बराबर होती है। अगर हाईएस्ट घात 1 है तो शून्यक भी कितना होगा, 1 होगा। तो वही मैंने लिखा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है आपके पास, किसी बहुपद के शून्यकों को किससे दर्शाते हैं, यूनानी अक्षर है आपके पास, अल्फा बीटा गामा से दर्शाते हैं। बहुपद का जो शून्यक होता है उसको हम लोग किस दर्शाते हैं, अल्फा बीटा गामा से दर्शाते हैं हम लोग, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद, देखो अब द्विघात बहुपद को मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं, ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद होता है। तो जब द्विघात बहुपद इसका शून्यक भी कितना होगा, आपके पास 2 होगा ना। तो दोनों शून्यक आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा है। और आपको याद रहना चाहिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है। यानी कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल क्या बराबर क्या होता है, ओचर पद बटे x² का गुणांक होता है। x² का गुणांक मतलब x² के आगे में क्या गुना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4x² + 6x + 5 है, ठीक है। अब कहेगा कि शून्यकों का योग निकालिए, तो -b/a, तो -b किसे कह रहे थे, x के गुणक को b कह रहे थे ना। तो यहाँ x का गुणक 6 है, तो 6/a का मान 4 है, 4 हो गया। कटा दो इसको 2 से, 2 × 6, 2 × 4 यानी -3/2। तो शून्यकों का योग कितना हो गया, -3/2। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो c का मान है 5, a का मान है 4, तो 5/4 आपका c/a हो गया। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो ये था आपका। इसके बाद देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म, तो आपको पता है ना, विभाजन एल्गोरिथ्म भाज्य बराबर, पता है ना आपको कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। और भाज्य को हम लोग px से डिनोट करते हैं, ठीक है। भाजक को हम लोग gx से डिनोट करते हैं, भागफल को qx से डिनोट करते हैं, शेषफल को rx से डिनोट करते हैं। यानी कि भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। चलिए अब बात आती है आगे। अब कभी कभी क्वेश्चन में जांच करने के लिए आ जाता है कि px जो है gx
का एक गुणनखंड है कि नहीं है, यानी gx px का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो आपको क्या करना, जब इस तरह का कंडीशन दे कि गुणनखंड है या नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, gx से px में आपको क्या करना है, भाग देना है। यानी gx से आपको किस में भाग देना है, px में भाग दीजिएगा। और अगर भाग देने के बाद शेषफल 0 बच जाए, क्या 0 बच जाए, शेषफल मतलब rx, शेषफल 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में gx जो होगा px का एक गुणनखंड होगा। तो gx से px में भाग देना है, भाग देने के बाद अगर शेषफल 0 बचा तो gx px का एक गुणनखंड होगा। ये आपको जांच करना है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर 3 में हम लोग चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना आपको। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में से ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। अनुपातों की तुलना करने सीखते हैं, तो अनुपातों की तुलना को अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा, हमेशा के लिए इसको याद रखिएगा। सुनिए, तो जब a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, यानी कि शुरू का ही जब दो ठो बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में अगर ग्राफ खींचिएगा तो वो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, ग्राफ इसका मतलब आलेख कैसा मिलेगा, प्रतिच्छेदी मिलेगा। तो रेखाएं कैसा मिलेगा आपको, प्रतिच्छेदी मिलेगा। इस कंडीशन में हल कितना होगा, तो अद्वितीय हल होगा। और जिसका कुछ ना कुछ हल निकले उसे हम लोग कहते हैं संगत समीकरण युग्म, उसे क्या कहते हैं, संगत समीकरण युग्म। और जो संगति में रहता है तो वो किसी का विरोध नहीं करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जब देखिएगा कि तीनों बराबर हो, क्या हो, तीनों बराबर हो, जब a1 बाई a2 बराबर हो, b1 बाई b2 बराबर हो, c1 बाई c2, तो इस कंडीशन में इसका जो रेखा खिंचाएगा, ग्राफ खिंचाएगा, ये कैसा होगा, संपाती होगा, यानी कि दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर होगा, ठीक है। तो इसके रेखाएं कैसी होगी बताइए, संपाती होगी। इसके कितने हल होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तीनों जब बराबर हो तो अनेक हल होगा। इस समीकरण युग्म को, अच्छा, जिसका हल निकलता है उसे हम लोग संगत समीकरण युग्म न कहते हैं, तो इसका हल निकल रहा है इसीलिए इसको क्या कहेंगे, संगत समीकरण युग्म भी कहेंगे। और साथ ही साथ ये जब संगति में है तो ये विरोध तो करेगा नहीं, तो ये क्या होगा, वो विरोधी होगा। और जब इसका ग्राफ हम खींचते हैं तो इस तरह से एक दूसरे पर आधारित रहता है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं। इस समीकरण युग्म को हम लोग क्या कहेंगे, आश्रित समीकरण युग्म भी कहेंगे। जब तीनों बराबर हो तो उसे, उसकी रेखाएं संपाती होगी, हल अनेक होगा, संगत समीकरण युग्म कहलाएगा, अविरोधी होगा, और साथ ही साथ आश्रित समीकरण युग्म कहलाएगा। तो आश्रित समीकरण युग्म के कंडीशन में तीनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। और जब आगे का दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में इसका जब हम लोग लाइनिंग खींचेंगे तो ये दोनों लाइनिंग क्या होगा, आपस में समांतर होगा, ये दोनों लाइनिंग आपस में क्या होगा, समांतर होगा। तो रेखाएं कैसी होती हैं इस कंडीशन में, समांतर होती हैं। इसका कितना हल होगा, तो कोई हल नहीं, एक भी एक्स वाई का एक भी हल नहीं निकल सकता है, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जिसका हल नहीं निकलेगा तो वो संगत नहीं होगा, तो क्या होगा, वो संगत होगा। और जब कोई मेरे संगति में नहीं है तो वो विरोधी पक्ष हो गया ना, तो वो समीकरण युग्म कैसा होगा, विरोधी होगा। तो जब दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो इस कंडीशन में वो, उसकी रेखाएं समांतर होती हैं, उसका कोई हल नहीं होगा। साथ ही साथ वो असंगत समीकरण युग्म कहलाता है, और वो क्या होता है, विरोधी समीकरण युग्म होता है। चलिए आगे, तो समीकरण युग्म को हल करने के लिए आप चारों विधि, पांचों विधि पढ़े होंगे, प्रतिस्थापन पढ़े होंगे, विलोपन पढ़ेंगे, वज्र गुणन पढ़े होंगे, और ग्राफीय विधि पढ़ेंगे। और ये एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है आपका ग्राफीय विधि, आपको पता होगा अच्छी तरह से। अब हम लोग देख लेते हैं वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 क्रॉस डालना है इस तरह से, ठीक है। फॉर्मूला लिखने में अगर वज्र गुणन आ जाए तो यहाँ पे लिखना है b1 b2, शुरू करना b1 b2 c1 c2, फिर यहाँ पे a1 a2 और यहाँ पे b1 b2, ये करना है आपको। और यहाँ लिखना x y 1। आपको करना क्या है इसमें, तो x बटे करना है और इधर से गुणा करके इधर घटाना है। तो कैसे, तो b1 c2 और इधर से घटाना है, तो घटा दिए b2 c1, फिर बराबर y बटे, तो इधर से गुना इधर घटाना है, तो c1 a2 और घटा देना किधर वाले, इधर वाले को, तो c2 a1 घटा दिए। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बटे करेंगे, तो a1 b2 और इधर वाले घटाएंगे तो a2 b1 क्या हो जाएगा, माइनस में कर देंगे। तो ये आपका वज्र गुणन का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे इसके बाद चलते हैं चैप्टर 4 की ओर। तो चैप्टर 4 है आपके पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में जो मूल बात याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा, द्विघात समीकरण में जो मूल बात याद रखनी है वो ये है आपका, सबसे पहला कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप।
द्विघात समीकरण में हम लोग क्या पढ़ते थे, शून्यक पढ़ते थे ना, वहां पे बहुपद में हम लोग क्या पढ़ते थे, शून्यक, और यहाँ पे द्विघात समीकरण में आपका क्या होता है, मूल होता है। जो हम लोग अल्फा बीटा से शून्यक को दर्शाते थे वो यहाँ पे क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। ठीक है, तो शून्यक को अल्फा बीटा डिनोट करते थे, उसी तरह मूल को भी हम लोग किससे डिनोट करेंगे, अल्फा बीटा डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा सा, ध्यान देना जरा सा। अब द्विघात समीकरण के प्रकार देख लीजिए। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण, एक मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण। इससे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेना है आपको। ठीक है, चलिए इसको हटा दीजिए यहाँ से, उतना समझना नहीं है हम लोगों को। द्विघाती सूत्र से हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्विघाती सूत्र से ध्यान देना जरा सा। द्विघाती सूत्र में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका विवेचक। तो विवेचक किसे कहते हैं, विवेचक को ही हम लोग कहते हैं विविक्ति कर कहते हैं, विविक्ति कर। ठीक है, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो विवेचक को हम लोग कैपिटल डी से सूचित करते हैं, और विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही मान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, डी से। इसी को हम लोग विवेचक करते हैं। जब एग्जाम में आ जाए विवेचक निकालने के लिए तो आपको किसको निकालना है, डी का मान निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। आप देखिए जब डी आप निकाल लीजिए तो मूलों की प्रकृति भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। 2 मार्क्स में आपका आएगा कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो उस कंडीशन में आपको जैसे बोले मूलों की प्रकृति, तो आपको डी का मान निकालना है और देखना है कि अगर डी का मान पॉजिटिव आ जाए, डी का मान किस में आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, यानी डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, यानी पॉजिटिव में हो, तब उस कंडीशन में मूल की प्रकृति कैसा होगा, तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। यानी कि वास्तविक होगा और असमान, असमान मतलब बराबर नहीं होगा, अलग अलग मान होगा एक्स का। ठीक है, और जब देखिएगा कि d का मान 0 के बराबर हो तो उस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा और साथ ही साथ समान होगा। यानी कि x का जो 2 मान आएगा वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो जब d बराबर 0 हो तो मूल कैसा होता है, वास्तविक और समान होता है। जब d इज ग्रेटर देन 0 हो, यानी d का मान प्लस में आ जाए, तो उस कंडीशन में मूल कैसा होगा, वास्तविक और असमान होगा। और जब d का मान 0 से छोटा हो, 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए, मान लीजिए -31 आ गया, तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होगा। अब किस किस कंडीशन में सर मूल का अस्तित्व होता है, तो जब d का मान पॉजिटिव आ जाए या d का मान 0 के बराबर आ जाए, तब इस कंडीशन में मूल का अस्तित्व होगा, मूल का अस्तित्व होगा। और नीचे वाले कंडीशन में यानी d का मान जब माइनस में आ जाए तब मूल का अस्तित्व नहीं होगा, मूल का अस्तित्व क्या है, नहीं होगा इस कंडीशन में। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका मूल कैसे निकालते हैं। तो द्विघाती सूत्र की सहायता से हम लोग मूल निकालते हैं। द्विघाती सूत्र की सहायता से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a होता है। लेकिन आप तो पढ़े हैं ना कि b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या कहते हैं, d कहते हैं ना, क्योंकि d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो जहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac उसकी जगह पे d लिख सकते हैं ना। तो जिस सवाल में आप d निकाल ले या d का मान दिया रहे तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाकर भी हम लोग मूल निकाल सकते हैं। तो जब द्विघात समीकरण दिया हो और मूल निकालने के लिए आपको बोले तो ये फॉर्मूला भी लगा के आप बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला है आपका, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, या फिर x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2a, ये फॉर्मूला है। इनमें से देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो जब भी मूल निकालते हैं तो एक बार पहले अल्फा बराबर प्लस वाला ले लीजिएगा और बीटा बराबर माइनस वाला आपको ले लेना है। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, बस एक बार प्लस लेकर के सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो इसमें भी मूलों का योग अगर पूछे, वहां तो शून्यकों का योग पूछ रहा था, अगर मूलों का योग पूछ दे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाय a ही होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a ही होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है। अगर मान लीजिए कि मूलों का योग दिया रहे और मूलों का गुणनफल भी आपको दे दे और आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण निकालिए, तब द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगाना आपको। तो जब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया हो तब ये फॉर्मूला लगा के आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। आगे है आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछता है कि मूल बराबर है तो आप k का मान निकालिए। तो याद रखिएगा जब भी मूल बराबर आता है तब उस कंडीशन में d बराबर क्या होती है, 0 होती है। और d तो आपको पता है, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ये फॉर्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आराम से आपका क्या होगा, k का मान निकल जाएगा। ठीक है, कुछ सर्व समीकरण आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसका जरूरत आपको पड़ता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ये भी फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab भी फॉर्मूला होता है। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, या फिर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। ठीक है, उसी तरह से a स्क्वायर, कभी कभी सवाल में ऐसे दे देता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जब अल्फा बीटा वाला देगा तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि यहाँ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है। मान पुट कर दीजिएगा, आराम से ये निकल जाएगा मान। ठीक है, उसी तरह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। इस फॉर्मूला को तो आप अच्छी तरह से ही याद रखिए, क्योंकि बहुत जगह ये फॉर्मूला यूज होता है। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आप इसे भी याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। a क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका 4 लेसन। चलिए अब बात आती है 5 लेसन की, तो 5 लेसन ध्यान से देखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग श्रेणी के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो चीज समझ लेते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो जिसमें पदों का अंतर समान हो, जिसमें पदों का अंतर क्या हो, समान हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे देखिए पदों का जो अंतर निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। और सार्वंतर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। सार्वंतर का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, सार्वंतर का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब बात आती है एपी के बारे में, तो एपी का अगर कहा जाए व्यापक रूप क्या होता है, तो एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, यानी एक एक डी बढ़ते चले जाएगा। तो यहाँ ए था, एक डी जोड़े ए प्लस डी, एक डी और जोड़े तो ए प्लस 2d हो गया, एक डी और जोड़ेंगे तो ए प्लस 3d, उसी तरह ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। ये एपी का क्या होता है, व्यापक रूप होता है, जहां पर ए क्या चीज है, आपका प्रथम पद है, एपी के प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं, और डी क्या है, आपका सार्वंतर है, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं और प्रथम पद को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है एपी का प्रकार, तो एपी 2 प्रकार का होता है, एक होता है परिमित एपी, एक होता है आपका अपरिमित एपी। परिमित एपी में अंतिम पद दिया हुआ रहता है, जैसे देखो 2 4 6 8 डॉट डॉट इस तरह चलते चलते कहां तक पहुंचा, 50 तक, तो ये कहलाएगा परिमित एपी, यानी कि फाइनाइट एपी, यानी कि ये फिक्स है कि यहां तक जाएगा। लेकिन अपरिमित एपी में देखिए तो अंतिम पद पता है क्या, अंतिम पद पता है, इसमें देखिए तो 3 6 9 12 के बाद ये कहां तक जाएगा, इसका अंत नहीं है, इसलिए इस एपी को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। ठीक है, अब एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इस तरह से अगर एपी का प्रथम पद कहिएगा तो T1 है, T2 मतलब हो गया एपी का दूसरा पद, T3 हो गया एपी का तीसरा पद, T4 हो गया एपी का चौथा पद। अब देखिए T1 बराबर ए है, T2 बराबर ए प्लस डी है, T3 बराबर ए प्लस 2d है, T4 बराबर ए प्लस 3d है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे अगर 4 है तो उससे एक कम डी है, यहाँ पे 3 है तो उससे एक कम डी है, यहाँ पे 2 है तो उससे एक कम डी है। तो उसी प्रकार से देखिए अगर यहाँ 4 है तो उससे एक कम डी है, यानी कि 4 - 1 इंटू डी है, 3 है तो 3 - 1 इंटू डी है, यानी कि 3 से एक कम इंटू डी है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अगर n रहेगा तो a प्लस 4 था तो 4 - 1 था, तो n था तो n माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी हो जाएगा। इसीलिए Tn बराबर फॉर्मूला क्या हो गया आपका, a प्लस n - 1 इंटू डी। इसे एपी का हम लोग व्यापक रूप भी व्यापक पद भी कहते हैं, Tn से भी दर्शाते हैं, या इसको हम लोग an से भी दर्शाते हैं। तो याद रखिएगा एपी के nवें पद को या तो Tn से दर्शाते हैं या an से दर्शाते हैं, या इसे अंतिम पद भी कहा जा सकता है। बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n - 1 इंटू डी। अगर हमें एपी का 100वां पद निकालना होगा तो 100वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो a प्लस इसे एक कम डी ना, तो 100 है तो इससे एक कम डी कितना डी हो जाएगा, 99 डी हो जाएगा। तो ये आपका एपी का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगला फॉर्मूला है एपी में योग का फॉर्मूला। योग का फॉर्मूला से पहले ये चीज जान लीजिए कि अंतिम से यानी अंत से अनवा पद निकालने का फॉर्मूला ये होता है। कभी कभी कह दिया जाता है कि अंतिम से 16वां पद निकालिए, अंतिम से 16वां पद निकालिए, ये आपसे एपी में कभी कभी पूछ देता है। तो अंतिम से 16वां पद यानी कि T16 निकालने का रहा है अंतिम से, तो अंतिम से अनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है L - n - 1 इंटू डी। L मतलब हो गया अंतिम पद,
ठीक है, माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो 16वां पद कह रहा है आपसे, तो 16 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15d नहीं हो जाएगा। तो अगर एपी के अंतिम से 16वां पद निकालना होगा तो अंतिम पद पहले ले लेंगे, उसमें 15d घटा देंगे। उसी तरह से अंतिम से 20वां पद कहेगा तो क्या हो जाएगा, l माइनस 20 से 1 कम, तो 19d हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अंत से nवां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए बच्चे को ये भी पता नहीं रहता कि समांतर माध्य क्या होती है। याद रखिएगा समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला बस ये है, यानी कि मान लो कि अगर ए बी सी आपका एपी में है तो बीच वाला टर्म ही आपका कहलाता है समांतर माध्य। या फिर अगर आपके पास दो संख्या दे दे, मान लीजिए कि 2 और 5 दे दे, इसका पूछेगा आपसे समांतर माध्य निकाले, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो भाग दीजिएगा 7/2 हो गया, तो 3.5 हो गया। तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, दोनों को जोड़ के 2 से क्या करना है, आपको भाग देना है। और यदि कोई एपी में है, जैसे मान लीजिए 2 4 6 है, तो इसका समांतर माध्य कितना होगा, तो बीच वाला टर्म हो जाएगा समांतर माध्य। देखो ना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दो, देखो 4 आएगा, तो 6 2 8, 8 में 2 से भाग दीजिएगा कितना होगा, 4 होगा आपका। चलिए अब एपी के n पदों का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखो 2a है तो इसको तोड़ सकते हैं ना, a प्लस a, तो तोड़ दिए, तो इतना सा तो आपको पता है ना, इतना सा फॉर्मूला किसका है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है, an का फॉर्मूला होता है ना, तो इसके जगह पे an रख दिए और a के a ही रह गया। तो इस तरह से Sn का एक और फॉर्मूला बन गया आपका n/2 इंटू a प्लस, ये टोटल को an बोले तो an हो गया, यानी कि Sn बराबर क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस an। इसी को हम लोग an के जगह पे l भी लिख सकते हैं। तो Sn का अगर देखो ये सब फॉर्मूला कब लगाना है, जब प्रथम पद दिया रहे तब, और प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तब ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। जब प्रथम पद और an का मान दिया रहे तब ये फॉर्मूला लगाना है, और जब आपके पास a n d सब का मान दिया रहे तब ये वाला मेन फॉर्मूला लगाइए आप। ठीक है, अब देखो प्रथम n धन पूर्णांक, सुनिए जरा सा, धन मतलब होता है पॉजिटिव नंबर जो है, यानी कि प्राकृत संख्या की बात यहाँ पे हो रही है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n यानी कहते प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उसका मान निकालने के लिए Sn बराबर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n इंटू n प्लस 1/2। उसी तरह से प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है विषम का निकालने का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n²। विषम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n²। ठीक है, इसके बाद एपी के देखिए अंतिम से nवां पद निकालने का फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि Sn आपको दे देगा, ठीक है, और आपसे कहेगा T10 निकालिए, ये निकालने आपसे पूछ देगा। तो T10 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, तो याद रखिएगा Tn बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा जरा सा, यदि आपको Sn दिया रहे और आपसे T10 निकालने पूछ दे या Tn निकालने पूछ दे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। यानी इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर T10 निकालना है तो पहले S10 निकालिए आप, और इसके बाद Sn माइनस 1। अगर यहाँ 10 है तो 10 से 1 कम, तो 10 से 1 कम कितना हो जाता है, 9 होता है। तो 10वां पद निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 पदों तक के योग को जोड़ना पड़ेगा और 9 पदों तक के योग को उसमें घटा देना पड़ेगा। तो T10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 पदों तक के योग करके उसमें 9 पदों तक के योग को क्या करना है, घटा देना है, तो हमारा क्या निकलेगा, T10 निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है Sn दिया रहे तो Tn निकालने का फॉर्मूला, देख लीजिए ये फॉर्मूला है आपके पास।